अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं। इस यूनिट को सीखते सीखते हम इस यूनिट की मशक के 2 मंजिलें अबूर कर चुके हैं और इन 2 मंजिलों के बाद अब बारी है तीसरे स्टॉप की, जिसका नाम है आला तसव्वुराती सवाल। आज बाकायदा आगाज़ करेंगे आला तसव्वुराती सवालात का और आज के लेक्चर में पहले 4 सवालात 11.1 से लेके 11.4 तक इनको हल करना सीखेंगे और समझेंगे कि इनमें हमने कौन कौन से तसव्वुरात का इतलाक़ करना है ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान से आसान तर होती चली जाएं। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। ये टिन का डब्बा आ गया और इन दोनों को एक खींची गई डोरी के साथ बांधा गया है। ये टिन का डब्बा आप अपने मुंह के पास रखें और ये टिन का डब्बा आप अपने दोस्त के कान के साथ लगा दें। तो इस तरह से बातचीत करना क्यों ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका दोस्त बहुत ज्यादा दूर खड़ा है तो आप इस तरह से हवा में चिल्ला चिल्ला के बातें करें। ऐसा क्यों है? आप जानते हैं कि हवा गैसेस का मजमुआ है। हवा में सिर्फ और सिर्फ गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। ये सारी की सारी गैसेस ही तो हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हवा है ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस का मजमुआ है, इसके अलावा तो हवा कोई चीज नहीं है। अब यहां पे क्या ऐसी तब्दीली आएगी, क्या ऐसी बेहतरी आएगी कि हम टिन के डब्बे ही इस्तेमाल करें? आप जानते हैं कि टिन के डब्बे आ गए तो अब चूंकि टिन के डब्बे हकीकतन यहां पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये सॉलिड्स हैं, यानी कि ये ठोस अजसाम हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ठोस अजसाम में साउंड की स्पीड, लिक्विड अजसाम यानी माया अजसाम में, और साथ ही साथ गैसेस में साउंड की स्पीड, ये किस तरह से आपस में मरबूत हैं। जो गैसेस हैं उनमें साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। साउंड की स्पीड गैसेस से ज्यादा मायात में पाई जाती है और मायात से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड है वो ठोस अजसाम यानी कि सॉलिड्स में पाई जाती है। अब चूंकि ये टिन के डब्बे सॉलिड हैं तो हम बजाय इसके कि हवा में चिल्ला चिल्ला के बात करें, हम 2 टिन के डब्बे लेंगे। टिन के डब्बों को खिंची हुई डोरी के साथ बांध देंगे। डोरी के साथ बांधने से 2 फवायद हमें हासिल होंगे। नंबर 1 तो ये कि यहाँ पे जो साउंड की स्पीड होगी ये सबसे ज्यादा तेज होगी, और नंबर 2 ये कि साउंड बगैर किसी एनर्जी को जाया किए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। और तो हमें कम एनर्जी भी यूज करना पड़ेगी और साथ ही साथ हम अपना पैगाम जल्दी से ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो यही वो नॉलेज था, यही वो इल्म था जो आपने सीखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे उसका इतलाक करना है। जैसे जैसे इतलाक करते जाएंगे आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा आसान होती चली जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो चलते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, ये रहा आला तसव्वुराती सवालात में से दूसरा सवाल, और वैसे भी आज के लेक्चर का ये दूसरा सवाल ही है। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि हम एक जैसी लाउडनेस की साउंड से बोलने वाले अशखास को उनकी साउंड से बासानी शनाख्त कर सकते हैं, यानी कि उन्हें पहचान सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सादा है और इसको हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में इसका मुशाहदा भी करते हैं। फर्ज करें कि मुझे एक फोन आता है और ये फोन को उठाते ही बगैर नंबर देखे मैं जैसे ही फोन से बात करता हूं और मुखालिफ सिमत से आने वाली आवाज सुन के ही मैं पहचान लेता हूं कि ये आवाज मेरे फलां दोस्त की है, ये आवाज मेरे भाई की है, या ये आवाज मेरे वालिद या वालिदा में से किसी एक की है। या इसको इस तरह से समझ लें कि 2 दोस्त एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये तीसरा दोस्त कमरे से बाहर खड़ा है और ये कमरे से बाहर खड़ा होते ही ये चीज पहचान सकता है कि अब जो बोल रहा है ये फलां शख्स बोल रहा है और जो बाद में बोलेगा ये फलां शख्स बोल रहा है।
तो ये किस तरह से पता चल सकता है उसे कि आवाज सुनते ही उसे पता चल जाए कि ये आवाज किसी दूसरे शख्स की आवाज है और ये आवाज किसी दूसरे शख्स की आवाज है। तो इसको हम समझते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की क्वालिटी। जहां हमने पढ़ा था कि अगर साउंड की लाउडनेस एक जैसी हो और उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी हो, फिर भी हम उन आवाजों में फर्क महसूस कर सकें, तो हम कहेंगे कि इन दो साउंड्स में जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी का फर्क है। तो चलें पहले क्वालिटी की तारीफ लिख लेते हैं। हम कहेंगे कि साउंड की वो खसूसियत जिससे हम दो एक जैसी और एक फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों में फर्क कर सकें, क्वालिटी कहलाती है। तो ये क्वालिटी कौन सी है जी? ये क्वालिटी साउंड की क्वालिटी है। तो इससे हम दो एक जैसी आवाजों को, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी अगर सेम हो, एक जैसी हो, तब भी हम दो आवाजों में फर्क महसूस कर सकते हैं। फर्ज करें हम इसको अगर ग्राफ की सूरत में समझना चाहते हैं, तो फर्ज करें मेरे पास ये ग्राफ है, ग्राफ ए, इसको नाम दे दिया जाए, और ग्राफ ए से पैदा होने वाली ये जो वेव है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और अगर दूसरा ग्राफ ले लिया जाए जिसे ग्राफ बी का नाम दे दें, तो अगर इस ग्राफ में पैदा होने वाली वेव की वेव फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, और आप इसको अगर ऊपर वाली वेव के साथ मिलाएं, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड एक जैसे हैं और इनकी वेवलेंथ भी एक जैसी है। अगर वेवलेंथ एक जैसी है तो फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी है, एम्पलीट्यूड भी एक जैसा है, यानी एक ही जैसी लाउडनेस की हामिल हैं ये दोनों आवाजें। लेकिन फिर भी इन दोनों की वेव फॉर्म मुख्तलिफ है, तो हम ये बात वसूख के साथ कह सकेंगे कि इन दोनों की क्वालिटी में फर्क है। चाहे ये एक ही जगह से निकल रही हैं, लेकिन फिर भी इन दो आवाजों में फर्क महसूस किया जा सकता है। और यह फर्क महसूस करने के लिए जो आवाज की खसूसियत का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्वालिटी ऑफ साउंड यानी कि साउंड की क्वालिटी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत ही आसान, बहुत ही सादा सवाल आपको समझ में आ गया। फिर से हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने सीखे गए इल्म को अप्लाई किया है, यहाँ पे उसका इतलाक किया है यहाँ पे, और उस इतलाक से जो कॉन्सेप्ट थे हमारे वो यहाँ पे लगाए, और इससे हमने एक सवाल को बहुत ही आसानी के साथ हल कर लिया है। तो चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारा आज का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि आप एक गोल टक्कर के पीछे से अपने दोस्त की साउंड को सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ऐसा क्यों है? फर्ज करें कि यहां पे एक दीवार है और यहां पे आपका दोस्त खड़ा आपको आवाज दे रहा है और आप घर के अंदर बैठे उसकी आवाज को सुन सकते हैं लेकिन अभी उसको देख नहीं पा रहे। ऐसा किस वजह से हो रहा है? आपने अगर डायफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा है, डिफ्रैक्शन का अमल पढ़ा है, तो आपके लिए इस चीज को समझना, इसको बयान करना कतई मुश्किल बात नहीं है। क्यों मुश्किल बात नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही साउंड इस दोस्त के लबों से निकलेगी तो ये इस रुकावट के किनारों से बेंड होती हुई आपके कानों तक पहुंच सकेगी। अगर यहां से एक वेव आ रही है तो ये बेंड होके मुड़ के आपके कानों तक पहुंच सकेगी, जिसको हमने डिफ्रैक्शन का नाम दिया था। हमने कहा था डिफ्रैक्शन, अगर कोई साउंड की वेव आ रही है और उसके दरमियान में रुकावट रख दी जाए तो वो रुकावट के बारीक किनारों से वहां से मुड़ जाएगी। अब जैसे ही ये आवाज मुड़ के आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपके कान उसकी आवाज को सुन तो लेंगे लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा था कि डिफ्रैक्शन में एक शर्त भी होती है। वो शर्त क्या है? वो शर्त अभी बाद में देखते हैं। चलें सबसे पहले डिफ्रैक्शन की तारीफ लिख ली जाए ताकि चीजों का समझना और चीजों की तरतीब कायम रहे। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? हम डिफ्रैक्शन की तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे
कि वेव्स के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने के अमल को डिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर डिफ्रैक्शन समझ आ गई तो चलें इस सवाल का जवाब किस तरह से लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। हम ये कहेंगे कि साउंड वेव्स मीडियम के जर्रात के जरिए अतराफ में फैल जाती हैं। साउंड वेव्स रुकावट के गिर्द मुड़ जाती हैं और डिफ्रैक्शन के जरिए हम तक पहुंच जाती हैं। बावजूद इसके कि हम साउंड पैदा करने वाले जिस्म को देख नहीं सकते। तो इस तरह से आपका ये जवाब थोड़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी शर्त लिखना लाजमी है कि कौन सी ऐसी शर्त है कि जो पाई जाएगी तभी डिफ्रैक्शन होगी। अगर ये शर्त ना पाई जाए तो डिफ्रैक्शन का अमल वकू नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि डिफ्रैक्शन होने के लिए वेवलेंथ का जो साइज है ये रुकावट के साइज से ज्यादा होना चाहिए। तो हम कह देंगे कि जब वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी रुकावट के साइज से तब डिफ्रैक्शन का अमल वकू पजीर होगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं हो सकती। और अब इस सवाल का जवाब कि आप उसे देख क्यों नहीं सकते, देखने का ताल्लुक है रोशनी के साथ, और रोशनी की जो वेवलेंथ होती है वो होती है जी 10 की ताकत -9 मीटर की। अब अगर रुकावट देखी जाए तो रुकावट अगर दीवार का साइज ले लिया जाए वो तो कई मीटर्स में होता है, 3 मीटर या 4 मीटर में होता है। तो ये 10 की ताकत -9 मीटर तो उससे बहुत छोटा रह गया। यानी कि रोशनी के केस में जो वेवलेंथ है ये छोटी पड़ जाती है रुकावट के साइज से, जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन नहीं होती। और अगर डिफ्रैक्शन नहीं होगी तो आप उसको देख भी नहीं सकेंगे। तो इससे हमारा ये सवाल 11.3 ये मुकम्मल तौर पे हल हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब इसको वाज़िया तौर पे अपने नोट्स के अंदर लाजमी लिख लें। आइए चलते हैं अपने आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर का चौथा सवाल आपके सामने लिखा जा चुका है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि एक स्टीरियो का वॉल्यूम मुकम्मल तौर पर कारपेट बिछे कमरे में बनिस्बत बगैर कारपेट वाले कमरे के ज्यादा होता है, ऐसा क्यों है? आसानी के लिए समझ लें कि 2 कमरे हैं हमारे पास। एक कमरे में कारपेट बिछा हुआ है और वो मुकम्मल तौर पे कारपेटेड कमरा है, यानी कि उसके फर्श पे भी कारपेट बिछा हुआ है, उसकी दीवारों पे भी कारपेट बिछा हुआ है। उधर अगर आप स्टीरियो का वॉल्यूम सुनना चाहते हैं तो स्टीरियो का वॉल्यूम ज्यादा रखना पड़ेगा। और अगर दूसरे कमरे में चले जाएं और फर्ज करें कि वहां पे लकड़ी का फर्श है और दीवारें हमवार हैं, वहां पे अगर आप स्टीरियो का वॉल्यूम सुनना चाहते हैं तो पहले वाले की निस्बत वॉल्यूम कम होगा, ऐसा क्यों है? चलें
इस चीज को समझने के लिए हम कुछ डिपिक्शन बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसी है कि जो फर्श है इस पे भी एक कारपेट है, इसकी दीवारों पे भी कारपेट है। अब ये कारपेट हम जानते हैं एक मुसामदार सतह है, नरम सतह है, और नरम सतह हमेशा क्या करती है, साउंड को जज़ब कर लेती है। अब जैसे ही साउंड इसके पास आएगा, इसके फर्श पे टकराएगा, फर्श पे टकराने के बाद साउंड का बहुत ज्यादा हिस्सा इसमें जज़ब हो जाएगा और बिल्कुल हल्का सा हिस्सा इधर से बाहर निकलेगा। ना सिर्फ इस फर्श से, बल्कि अगर इस कमरे की दीवार से साउंड टकराएगा, टकराते हुए इस साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही ये इस दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद बहुत ज्यादा साउंड इस दीवार में जज़ब हो जाएगा, क्योंकि दीवार के ऊपर कालीन लगे हुए हैं और कालीन की सतह मुसामदार है, नरम है। तो जैसे ही साउंड इधर से बाहर निकलेगा तो बहुत ही हल्की इंटेंसिटी से बाहर निकलेगा। ना सिर्फ इस दीवार से, बल्कि इस दीवार पे भी कुछ ऐसा ही अमल हो रहा होगा और साउंड बहुत ही हल्की मिकदार में, हल्की इंटेंसिटी में बाहर निकलेगा। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हम इस साउंड से महजूज होना चाहते हैं, इस साउंड को सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टीरियो से निकलने वाला वॉल्यूम जो है, स्टीरियो से निकलने वाले साउंड का वॉल्यूम मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि मैं वाज़िया तौर पे आसानी के साथ स्टीरियो का साउंड सुन सकूं। अगर इसकी निस्बत हम किसी ऐसे कमरे को देखें कि जिसका जो फ्लोर है यानी फर्श है वो एक लकड़ी का बना हुआ है, या कह लें वो फर्श हमवार है और उसकी दीवारें भी हमवार हैं। अब अगर यहाँ पे साउंड आके पड़ेगा तो चूंकि हमवार सतह से साउंड अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होता है, तो साउंड बिल्कुल उसी तरह से मुड़ जाएगा। ना सिर्फ इस फर्श से, बल्कि अगर इस दीवार से आके साउंड टकराएगा, दीवार से टकराने के बाद बिल्कुल उसी तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ना सिर्फ इस दीवार पे, बल्कि दूसरी दीवार पे भी कहानी कुछ इसी तरह से चल रही होगी कि जैसे ही साउंड आएगा, इस दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। और अगर आप बैठे यहाँ पे इस साउंड को सुनना चाहते हैं, उसे महजूज होना चाहते हैं, तो आप बाआसानी इस आवाज को सुन सकते हैं। तो इस रूम की निस्बत, इस कमरे की निस्बत यहाँ पे स्टीरियो का वॉल्यूम कम होगा, और उसकी वजह यही है कि यहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा जज़ब हो रही है और यहाँ पे आवाज का जज़ब होना बहुत ही कम हो गया है। आवाज ज्यादातर रिफ्लेक्ट होके आपके कानों तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा और इस कारपेटेड कमरे में ज्यादा वॉल्यूम होगा। अब अगर आप इसका जवाब अल्फाज की सूरत में लिखना चाहते हैं, समझ तो आपने लिया कि क्यों हो रहा है, तो चलें हम अल्फाज की सूरत में भी इस जवाब को बयान कर देते हैं। हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि स्टीरियो का वॉल्यूम मुकम्मल तौर पर कारपेट बिछे कमरे में ज्यादा होगा, क्योंकि कारपेट एक मुसामदार सतह रखता है, जिसकी वजह से साउंड इस सतह पर जज़ब हो जाएगा और उसकी इंटेंसिटी में भी कमी वाकया होगी। तो ये तो हो गई बात उस कमरे की जहां पे कालीन पड़ा हुआ है। अब उस कमरे की भी बात करते हैं जहां पे कालीन नहीं है बल्कि हमवार फर्श है। तो उधर आप इस जवाब को किस तरह से बयान करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे जबकि बगैर कारपेट वाले कमरे का फर्श
ज्यादा हमवार होता है, जिसकी वजह से साउंड में ज्यादा मिकदार में रिफ्लेक्ट हो जाता है और इस रिफ्लेक्शन की वजह से एक अमल वकू पजीर होता है, जिसे बाज़गश्त कहते हैं। ये ले जी, आप प्रॉपर तरीके से इस सवाल को आप समझ भी चुके हैं और इस सवाल का जवाब बड़े मुनासिब अंदाज में मैंने अल्फाज की सूरत में भी लिख दिया है। बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम के अंदर भी आप लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया है। आउटरो लेक्चर 11.21। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं कि आला तसव्वुराती सवालात के पहले 4 सवाल आपने किस तरह से हल करने हैं और कौन से तसव्वुरात आपने यहाँ पे लागू करने हैं, किन तसव्वुरात के इतलाक से आप ये सवाल हल करने के काबिल हो जाएंगे। बकिया जितने भी सवालात हैं वो देखेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।